के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। ओम शांति। साधना का 13वां दिन, the 13th day। मैं पर्वतारोही हूँ, शिखर अभी दूर है और मेरी सांस फूलने लगी है। मैं पर्वतारोही हूँ, शिखर अभी दूर है और मेरी सांस फूलने लगी है। मुड़कर देखता हूँ कि मैंने जो निशान बनाए थे वे है या नहीं। मैंने जो बीज गिराए थे उनका क्या हुआ। किसान बीजों को मिट्टी में गाड़कर घर जाकर सुख से सोता है, इस आशा में कि वे उगेंगे और पौधे लहराएंगे और उनमें जब दाने भरेंगे पक्षी उत्सव मनाने को आएंगे। लेकिन कवि की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, वह अपने भविष्य को आप नहीं पहचानता। हृदय के दाने तो उसने बिखेर दिए हैं, मगर फसल उगेगी या नहीं यह रहस्य वह नहीं जानता। फिर से रामधारी दिनकर की ये कविता। मैं कौन हूं? पर्वतारोही हूं। कहाँ चढ़ रहे हो? पर्वतों के उत्तुंग शिखर पर चढ़ना है और सांस फूल कर रही है तो कैसे चढ़ पाओगे? बाकी सब आगे जा रहे, हम पीछे रहते तो कैसी भावनाएं मन में जागेगी। पर्वतों पर चढ़ना है, माउंटेन ट्रैकिंग करनी है। कितना स्टेमिना चाहिए, कितनी शक्ति चाहिए, कितनी पूर्व तैयारी चाहिए। हल्कापन भी चाहिए, अभ्यास चाहिए, और क्या चाहिए? दृढ़ता चाहिए, जुनून चाहिए, और क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, जोश चाहिए। पसीना आ जाए तो रुक जाए, थकान आ जाए तो रुक जाए। अच्छा वाला जूता चाहिए, तैयारी भी चाहिए, और क्या चाहिए? नींबू पानी चाहिए, और क्या चाहिए? निर्भयता चाहिए, और क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए, और क्या चाहिए?
यहाँ वो है, उसे यहाँ पहुंचना है, उसे क्या चाहिए? इच्छा चाहिए, लक्ष्य चाहिए, और क्या चाहिए? उमंग उत्साह चाहिए, और क्या चाहिए? विजन चाहिए एक। उसे रोज देखना पड़ेगा कि मैं पहुंच गया हूं और पर्वत की छाती पर झंडा गाड़ रहा हूं। गाड़ दिया है। ये विजन रोज वो देखेगा, रोज देखेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसे रोज दिखाई दे रहा है कि मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं। ये जो है सब कुछ बाधाएं आ रही है, ये कुछ भी नहीं है। मेरा लक्ष्य है जाकर झंडा गाड़ना, बस। इसके अतिरिक्त तो मुझे कुछ नहीं पता। इससे भी इंपॉर्टेंट और एक चीज है, वो कौन सी? ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक जो बताई। नहीं, प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। बिना प्रैक्टिस के तो कोई हिम्मत ही नहीं करेगा। पहले छोटे छोटे पहाड़ों को जीतना है, छोटे छोटे पहाड़ों को जिसको जीतने का प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। अब यहां चढ़े, अब इसके ऊपर वाला चढ़ेंगे। अब यहां चढ़े, ये भी चढ़ सकता हूं, वो भी चढ़ सकता हूं। इनको भी नशा है। और क्या चाहिए? छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाली देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। मां, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगन तू भरमाया। क्या किया उसने? घोंसले से बाहर आ गया अपने। इतना बड़ा पेड़ है, उस घोंसले से बाहर आ गया और क्या क्या देखा? पत्ते देखे, डालियां देखी, ऊपर उठ क्या देखी? पत्ते हिलमिल आपस में बात कर रहे पत्ते। उसको लगा कि मुझे उड़ना आ गया है, पर मां ने समझाया, नहीं बेटा, राजा बेटा, नहीं चुरुगुन तू भरमाया, ये तेरा भ्रम है। दिस इज बट योर इल्यूजन। ये तुमको लग रहा है, पर तुम उड़ना तो अभी सीखे ही नहीं, अभी तो केवल घोंसले से बाहर निकले हो। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलिया देखे फूल, ऊपर उठकर फुगनी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। मां, क्या मुझको उड़ना आया? अब उसकी थोड़ी प्रगति हुई है। पहले तो घोंसले में था, घोंसले से बाहर निकलकर देखा कि मैंने सब कुछ देख लिया, मुझे तो उड़ना आ गया है। पर अभी क्या किया उसने? एक डाली से दूसरी डाली पर जा रहा है, एक मुरली से दूसरी मुरली पर, साकार से अव्यक्त, अव्यक्त से साकार, इधर की पॉइंट, उधर की पॉइंट, यहां की बात, वहां की बात। देखी कलिया देखे फूल, फूल दिखाई देने लगे। कुछ अंतर्मन में अनुभूतियां हो रही है, अशरीरी अवस्था की, अव्यक्त स्थिति की, विधेयी अवस्था की, कभी परम धाम तो कभी सूक्ष्म वतन। ऊपर उठकर फुगनी जानी, फुगनी सबसे ऊंची चोटी, कभी एकदम परम धाम में 1 घंटा रह गया, आहा, मैं तो बन गया संपूर्ण कर्मातीत। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, मां, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुगुन तू भरमाया, ये तेरा भ्रम है जो तू सोच रहा है। कच्चे पक्के फल खाए, पहचाने अब उसने। अब क्या हुआ? आगे बढ़ गया थोड़ा, खाए और गिराए कांटे पर गिराए। अब तो ज्यादा खुशी हो रही है, अब फल खाने लगा, क्योंकि ये सब करते करते नाम हो गया। अब तो नाम होने लगा ना, ये बड़े अच्छे पुरुषार्थी है। तो कच्चे फल खा लिए, फिर खाने गाने के सब साथी, बहुत सारे साथी भी मिल गए। मां, क्या मुझको उड़ना आ गया? ग्रुप बन गया बड़ा सा। खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट, मां, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुगुन तू, ये तेरा भ्रम है। उस तरु से उस तरु पर आता। अब तो झाड़ बदल दिया उसने, इतना बड़ा हो गया कि एक झाड़ से दूसरे झाड़, अभी तो डाली डालियों में घूम रहा था, अब थोड़ी दूर दूर की यात्राएं चालू की है। सेंटर होगी। जाता है धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता है ठोक ठठोर। अब दाने भी लेके आने लगा, दूसरों को भी लेके आने लगा। इसको ज्ञान में लाया, उसको ज्ञान में लाया, इसका कोर्स, उसका कोर्स, ये कुमारी, वो कुमार, अब ये पक्का हो गया। मां, क्या मुझको उड़ना आया? ना चुरुगुन तू भरमाया। पर्वत पे चढ़ने के लिए एक चीज चाहिए, आकाश में उड़ने के लिए एक चीज चाहिए। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूं अनिवार्य पुकार, द डिवाइन कॉल।
विजन तो बना लिया, पर अब एक ऐसी पुकार आ गई है, गगन पुकार रहा है, पर्वत की चोटी की पुकार सुनाई दे, दिन रात कानों में गूंजती रही है। आई स्लीप नॉट, द ट्रम्पेट इन माई ईयर, इट्स एको इन माई हार्ट। पश्चिम का कवि लॉर्ड बायरन लिखता है, मैं सो नहीं पाता हूं, द थॉर्न इन माई कोच, मेरे बिच्छू काटते हैं मुझे बिस्तर पर, कैसे सोऊं, काटे है द थॉर्न इन माई कोच, ईच डे अ ट्रम्पेट, एक शहनाई, एक आवाज है जो मुझे सोने नहीं देती है। मैं नीले अज्ञात गगन की, गगन अज्ञात है, पता नहीं कहां उड़ूंगा, कैसे उड़ूंगा, परंतु अब मुझे बस एक ही आवाज सुनाई दे रही है। ये सब जो उठा पटक की, इससे नहीं जाने वाला है। सुनता हूं अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा उड़ जा उड़ जा परमार, अब जा उड़। मां, क्या मुझको उड़ना आया? मां क्या कहती है? अब वो किसी और के लिए नहीं कर रहा है, बाबा अब लगन लग गई है, ये संसार चाहिए ही नहीं, अब घर जाना है, यहां का कुछ अच्छा नहीं लगता, अब मुझे सारा कुछ हो गया, सेवाएं हो गई, सब हो गया, अब बस एक ही धुन, एक ही लगन, बस यहां से जाना है। आप आवाज आ गई ऊपर से। अब मां कहती है आज सफल है तेरे डैने, तेरे पंख आज सफल हुए, आज सफल है तेरी काया। हरिवंश राय बच्चन की लिखी ये कविता। तो चुरुगन क्या करोगे? पहले तो अपने भ्रम से दूर मुक्त हो जाओ कि मैं बहुत उड़ रहा हूं, मैंने बहुत प्रगति की है, उन्नति की है। सबसे फर्स्ट रियलाइजेशन कि हमने कुछ भी नहीं किया है। यहां पर ज्ञान में आए, अभी यहां है 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल किया क्या? जो करना था वो किया ही नहीं, कुछ और ही कर रहे थे शायद। पहले ये भ्रम कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ पा लिया, कुछ भी नहीं किया है, अब करेंगे। आज कौन सी तारीख को? 13 तारीख को। अव्यक्तवाणी 11 अप्रैल 1986। आज के महावाक्य बाबा के, सदा अपने को डबल लाइट अनुभव करते हो। अनुभव, 2 शब्द बाबा को प्रिय है, एक प्रैक्टिस और दूसरा अनुभव। जानना नहीं, पहचानना नहीं, अनुभव। जो डबल लाइट रहता है वह सदा उड़ती कला का अनुभव करता है, क्योंकि जो हल्का होता है वह सदा ऊंचा उड़ता है, बोझ वाला नीचे जाता है। तो डबल लाइट आत्मा है, अर्थात सर्व बोझ से न्यारे बन गए। बाप का बनने से 63 जन्म का बोझ समाप्त हो गया। सिर्फ अपने पुराने संकल्प, व्यर्थ संकल्प का बोझ ना हो, क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। तो डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः आ जाता है। ऐसे डबल लाइट को फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी किसी भी बंधन में नहीं बनता। तो कोई भी बंधन तो नहीं है, मन का भी बंधन नहीं। जब बाप से सर्व शक्तियां मिल गई तो सर्व शक्तियों से निर्बंधन बनना सहज है। फरिश्ता कभी भी पुरानी दुनिया के, पुरानी देह के आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि वह है ही डबल लाइट। तो सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ते हैं। यह स्मृति अपने लिए वरदान समझ समर्थ बनते रहना। तो फरिश्ता अर्थात क्या सुना? 4 बातें हैं। आंखें बंद करके अभी जो सुना उसमें से 4 बातें कौन सी है ढूंढो। अभी के अभी आंखें बंद करो, स्टॉप, फ्रीज कर दो बॉडी को, लॉक, हाथ लॉक, पैर लॉक, आंखें बंद। फरिश्ता अर्थात क्या? बोलना नहीं है। ओपन। क्या सुना? फरिश्ते की क्या परिभाषा थी? हल्का। क्या? फरिश्ता की क्या परिभाषा थी? अभी जो सुना उसमें डबल लाइट, और क्या था? ऊंचा उड़ने वाला, और फर्श तो शब्द ही नहीं था।
फर्ज कहां से ला लिया? जो सुना उसमें, यही तो एकाग्रता है। कितनी एकाग्रता से सुना। फरिश्ते की 100 परिभाषा है, वो नहीं पूछ रहे, हफ्ते भर का साल भर का नहीं पूछ रहे, अभी जो सुना उसका पूछ रहे। आत्मिक स्वरूप शब्द ही नहीं था, वो कहां से लाया? सर्वशक्तिया शब्द आया ही नहीं हमने जो पढ़ा उसमें। हम जो अभी पढ़ा उसका पूछ रहे। वो ही तो अचानक का पेपर तो ऐसा ही होगा ना, पहले क्यों बताएंगे? सरप्राइज टेस्ट बता के थोड़ी होती है। निखिलेश भाई, फरिश्ता अर्थात हल्का, ऊंचा उड़ने वाला, बोझ रहित शब्द तो था ही नहीं कहीं। बोझ से मुक्त शब्द था ही नहीं। बोझ नहीं, ये ठीक है। प्रकाश स्वरूप लाइट था इसमें, डबल लाइट था। प्रकाश स्वरूप शब्द कहां से लाया? ये तो अपना जोड़ रहे हो। जो पढ़ा बस उसमें से बताओ। ट्रांसलेशन नहीं बताना है, जो पढ़ा वो। और मंजू बहन, हाँ वो हो गए दो, वही रिपीट नहीं करो। सर्वशक्ति तो शब्द ही नहीं था कहीं। हाँ, ये था नया पॉइंट। क्या? निराला शब्द नहीं था, पर पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त। फरिश्ता अर्थात 4 बातें उसमें, बा बोझ नहीं। क्या सुना अभी? फरिश्ता अर्थात बोझ नहीं, मन का भी बोझ नहीं। मन का बंधन कहाँ है? पर मन के भी बोझ होते हैं। कौन सबसे ज्यादा भारी करता है मन को? व्यर्थ, नेगेटिव, अतीत, भूल नहीं रहा है। और कौन भारी करता है सबसे ज्यादा? जिसके पास बोझ है किसी भी प्रकार का, वो उड़ नहीं सकता, ना ही उसको वो आवाज आएगी। अब सुनता हूं ज्ञात गगन की अनिवार्य पुकार, उड़ जा परमार, आज सफल है तेरे डैने, आज सफल है तेरी काया। ये तब मिलेगा उत्तर बाबा से, जब बोझ नहीं होगा। दूसरा आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ती कला। फरिश्ता अर्थात उसके पास एक आर्ट होनी चाहिए। कौन सी आर्ट? उड़ती कला, डबल लाइट। जो उड़ना जो जानता है, इसके लिए स्थूल में इसका अभ्यास करना होता है। क्योंकि अध्यात्म यदि शरीर के तल पर अनुभव नहीं हो रहा है तो केवल बुद्धि विलास है और चिंतन है, बस। अध्यात्म यदि शरीर के तल पर अनुभव नहीं हो रहा है तो वो केवल वाणी विलास है, बुद्धि विलास है, और कुछ नहीं। योग कर लिया, 10 साल से योग कर रहे, सूक्ष्म वतन में गए, परमधाम में गए, फिर द्वापर में आए, फिर संगम युग पर मैं ये हूं, बैठे ढेर सारा इमेजिनेशन चालू है। फिर इमेजिनेशन, कल्पना ही कल्पना है। और जिसका ज्यादा एकाग्रता है वो थोड़ी अच्छी कल्पना, जिसको और ज्यादा कल्पना है और अच्छे स्थान पर है, तपस्या के स्थान पर है, और थोड़ी ऊंची अवस्था पर। ये सब कहाँ हो रहा है? मन के तल पर, शरीर के तल पर नहीं हो रहा है। दादियों ने 14 साल जब वहां रहे तो शरीर के तलों पर अभ्यास किया है। शरीर के तल पर कैसे अभ्यास किया है? ड्रेस पहन के देखा, कभी नीचे लेट कर देखा, मरने की अवस्था, मुर्दा। सारा कुछ अनुभव जो किया वो साक्षात्कार हुए उनको। एक महीना कोई दादी वतन में ही रही, वो उधर के जैसी एक्टिंग करती थी। सारे अध्यात्म के उनके जो अनुभव थे वो देह के तल पर थे, इसीलिए इतने गहरे हैं, इसीलिए उनमें इतनी एकता है और अब तक इतने पक्के हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि उनमें संशय हो जाए। संशय तो है ही नहीं, नाम मात्र। क्यों? क्योंकि अध्यात्म उन्होंने शरीर के तल पर अनुभव किया है। हम जब से ज्ञान में आए और अब तक हम अध्यात्म अनुभव कर रहे हैं। मैं आत्मा हूं, मैं अभी परमधाम में जा रहा हूं। एक जगह बैठ के केवल बुद्धि विलास मन से कर रहे, शरीर को उसका कोई अनुभव ही नहीं है। इसलिए शरीर में जब पीड़ा होती है, शरीर में जब बीमारी होती है, तब अनुभव कर, तब सबसे ज्यादा जागता है। जब शरीर स्वस्थ है तब कोई अनुभव नहीं है। फिर शरीर ही सब कुछ रह जाता है बीमारी के समय, और वो कितना गहरा अनुभव होता है बीमारी का, कितनी पेन, पीड़ा का बहुत गहरा अनुभव होता है। पर ये जो अध्यात्म के अनुभव, ये कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देह के तल पर अनुभव नहीं किया है। इसके लिए मन की एक्सरसाइज को शरीर की एक्सरसाइज के साथ जोड़ना है।
उड़ना अर्थात क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट अभ्यास करना पड़ेगा। शरीर से मैं उड़ रहा हूं। क्या अनुभव करना पड़ेगा? शरीर से अनुभव करके देखना पड़ेगा। कैसे अनुभव करेंगे? एक तो क्रिया से, डांस, स्लो डांस। मैं उड़ रहा हूं, एड़िया ऊपर जाएगी, एड़िया नीचे आएगी, ऊपर और फिर नीचे करके देखना है कि मैं उड़ रहा हूं। ये जब होगा और उसमें फिर धीरे धीरे योग को जोड़ना है। शरीर के तल पर अनुभव हो कि हाँ आज उड़ने का, वास्तव में शरीर के ही उड़ने का अनुभव नहीं तो मन के उड़ने का कैसे अनुभव होगा? और जो हो रहा है वो केवल मन के तल पर हो रहा है। योग खत्म, कोई अनुभव नहीं, दिनचर्या वही है जैसी थी। उस योग का, उस अमृत वेले का आज की दिनचर्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वहीं रह गया, वो खो गया वहीं। बस वो एक रूटीन निभा लिया, 4 धाम कर लिए, वो हो गया, काम पूरा हुआ। परम धाम में चले गए, काम पूरा हुआ। सूक्ष्म वतन में चले गए, द्वापर में चले गए, संबंध निभा लिए। फिर इसको सकाश, उसको सकाश, यहां सकाश, वहां सकाश, कोई नहीं बचा। जो एक फॉर्मेट बना के रखा है ना, वो पैटर्न पूरा हुआ, चेकलिस्ट पूरी हो गई, ये कर लिया, ये कर लिया। आज मेरा अमृत वाला बहुत अच्छा हुआ, सब मेरा अच्छा हुआ। आज मेरी दिनचर्या ये, मुरली भी सुन ली, ये सुन लिया, वो सुन लिया, वो सुन लिया, वो सुन लिया, ये कर लिया। ये भी अच्छा ही है। जो कुछ भी नहीं कर रहे उससे तो ये सब आगे है। जो कुछ भी नहीं कर रहे उससे तो ये बहुत आगे है। पर हमें आगे ही नहीं, आगे से आगे जाना है। आगे से आगे जाना है, और आगे और आगे और आगे और आगे, कहीं रुकना ही नहीं है। इसमें कोई ये लिमिट ही नहीं है। कोई शरीर की कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। इस शरीर को जितना आगे बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। प्लैंक पता है? प्लैंक ऐसे ऐसे करके मिलिट्री में ट्रेनिंग में प्लैंक कराया जाता है। 5 मिनट, सेकंड गिनना पड़ता है, धड़ से बॉडी गिरती है नीचे। ऐसे हो जाओ और पैर ऊंचे लेटे हुए, इसको कहते हैं प्लैंक। ये 2 हाथ और ये शरीर, ये पैर, ऐसे। इसका रिकॉर्ड है 8 घंटा कुछ मिनट एक व्यक्ति ने अभी अभी बनाया है। 8 घंटा तक ऐसे पूरा कैसे बैठा होगा। यहां तो 1 मिनट के बाद धड़ से गिरते हैं। कोई लिमिट ही नहीं है बॉडी की। यहां केवल बॉडी इन्वॉल्व नहीं है, मन इन्वॉल्व है इसमें, तो ये होता है। तो कोई लिमिट ही नहीं है। हम कैसे कह सकते सारा हो गया हमारा? कोई लिमिट नहीं है, किसी भी चीज की लिमिट नहीं है, ना स्थितियों की कोई लिमिट है। मन की उड़ान की, परवास की कोई, फ्लाइट ऑफ द माइंड हैज नो लिमिट। कोई लिमिट ही नहीं है। आगे आगे बढ़ते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। तो कोई बोझ नहीं, बोझ नहीं, ये परिस्थिति की परिभाषा है। कोई भी चीज नीचे लाएगी। अतीत का चिंतन, अतीत में डूबी हुई आत्मा है। पुराने जीवन में कोई घटना हुई, अब तक उसको भूले ही नहीं, अब तक उसकी चर्चा है, उसका चिंतन है, अब तक मन की गहराइयों में समाई हुई है। एक कांटा चुभा हुआ है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो व्यक्ति बहुत प्रिय था, वो छोड़कर चला गया, कोई मर गया, कोई कुछ हुआ, कोई कुछ हुआ, उससे निकल ही नहीं पा रहे। वही वही चिंतन चालू है। तो ऐसा व्यक्ति तो बोझिल है। ये कैसे फरिश्ता बनेगा? फरिश्ता अर्थात लाइट, फरिश्ता अर्थात हल्का, फरिश्ता अर्थात जिसको कोई बोझ रहित, बोझ विहीन, लोडलेस। माइंड इज लोडेड गन, लोड इट। दूसरी परिस्थिति की परिभाषा, आर्ट ऑफ फ्लाइंग सीखना है। तो हम क्या कह रहे थे? स्थूल में करके देखना है। कमरे में बंद करके सबके सामने करो तो भी चलेगा। तो क्या अभ्यास करना है? मैं उड़ रहा हूं। ये अभ्यास आज हम दोपहर में करेंगे, ठीक है? आज दोपहर का अभ्यास क्या है? 2 अभ्यास है आज। एक योग निद्रा का अभ्यास करना है और एक उड़ने का। योग निद्रा में एक बड़ी पावरफुल विधि है। योग निद्रा में एक बहुत पावरफुल विधि है जिसमें हम लेटे हैं और अनुभव करना है मैं धरती के अंदर धंसते जा रहा हूं, धंसते जा रहा हूं, धंसते जा रहा हूं। ऐसी एक विधि है उसमें, जो आज हम दोपहर में करेंगे। उसमें लेट के करेंगे, ठीक है? तो फरिश्ते की उड़ने की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करेंगे विनोद भाई? एक बार उड़ने की प्रैक्टिस बताओ, कैसे करोगे? करके दिखाओ।
नहीं नहीं, हाथ, हाथ का थोड़ी ऑपरेशन हुआ है। हाँ, और एड़ी ऊपर उठाना, नीचे आते तो एड़ी नीचे, घुटने झुकेंगे। हाँ, घुटने झुकाओ नीचे आते तो। हाँ, ये पास। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। इधर आके करो, इधर इधर, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। ये है ब्रह्मा कुमार पक्का। एक मिनट, स्लोली एकदम, फरिश्ते एकदम धीरे, एकदम मतलब दिख, स्लो, पता ही नहीं चलना चाहिए कि तुम झुक रहे हो। हाँ, हाथ हिलाओ ना ऐसे ऐसे। हाँ ऐसे ऐसे, आगे देखना है। हाँ पैर, हाँ ऐसे, अभी करो, बस ये है फरिश्ता। अभी देखो, इसने ये किया ना, इसको जीवन भर याद रहेगा। ये जो है ना, ये है अनुभव। अगर इसने मन में इमेजिन किया हो तो मैं उड़ रहा हूं, वो रह गया वहीं। इसको फरिश्ता देखना सब लोग आज। अनुभव देह के तल पर होना चाहिए तो परमानेंट हो जाता है। और अगर इसको फरिश्ते का ड्रेस ही पहना दिया जाए तो कैसा जोश आता है। वो कराटे ये वो करते हैं, ठीक है, कुंफू सब करते हैं, जूडो। अगर उनको ये ड्रेस में है, वो कुर्ता पैजामा पहन के, क्या मजा ही नहीं आएगा। उसको उनका ड्रेस चाहिए, वो वाला व्हाइट वाला बेल्ट वाला। फिर देखो कैसी पावर आती है, ऐट खैट करके उड़ा देंगे। तो अनुभव किस तल पर होता है? ड्रेस, देह। ये दूसरा। तीसरा और एक विधि, तो पहला तो डांस, फिर दूसरा कपड़े, तीसरा स्थान पर चले जाओ, ऊंचे स्थान पर, एग्जैक्ट ऊंचे स्थान पर जाओ। टोड रॉक में जाओ, बाबा पहाड़ी पर जाओ, अनादरा पर जाओ, वहां खड़े रहकर अनुभव करो कि मैं उड़ रहा हूं, यह संसार नीचे रह गया है। इस संसार से मुझे नथिंग, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस वर्ल्ड। वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी। सब व्यर्थ है इस संसार का। मोह माया, सारी वासनाएं, सब लोग, संसार के सारे बंधन, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं इन सब से परे हूं। ऐसा अनुभव करना है। पर्वतारोही हूं, थकना नहीं है। यहां पहुंचने से पहले ही अनुभव करना है, मैं पहुंच चुका हूं और वहां से देख रहा हूं अभी सब कुछ। मैं यहां हूं और यहां से ये संसार को देख रहा हूं, अपने जीवन को भी देख रहा हूं। ये मेरा जीवन, यहां से यहां तक कहां फंसा हूं। ये छोटा सा परिवार, पति पत्नी बच्चे, ये सब इतना ही, ये कहां फंस के रह रहा हूं मैं तो यहां हूं। ये है गंतव्य। ये सब माया है, ये सब क्या है? स्वप्नव्रत है। ये सब नीचे हो रहा है, मैं इन सब से परे हूं। ऐसा अनुभव करना है। तो तीसरी विधि, ऊंचे स्थान पर जाओ और देखो वहां से और अनुभव करो। अगला, फोर्थ, पंछियों को उड़ता देखो। क्या करना है? पंछियों को देखो तो रुक जाओ। रामकृष्ण परमहंस बैठे हुए हैं, नाव जा रही है नदी के उस पार, भगत लोग ले जा रहे हैं उनको। बैठे बैठे बगुलों को उड़ता हुआ देख लिया, बस देखा और समाधि में चले गए। भाव समाधि, निकल के आ ही नहीं रहे। फिर जब दूसरे तट पर पहुंचे तो भक्तों ने नीचे लाया। एक दृश्य, पंछी का उड़ता हुआ दृश्य चेतना को उस पार ले जाता है। तो जो चीजें उड़ती है उनको देखने का अभ्यास करना। क्या क्या उड़ता है? पंछी उड़ते हैं, एरोप्लेन उड़ते हैं, पतंग उड़ती है। पतंग को, जो चीजें उड़ रही है आकाश में, उनको देखने का अभ्यास करना है। तितलियां उड़ती है, और क्या उड़ता है? चिड़िया, चिड़िया पंछी एक ही है। और फरिश्तों, हाँ ये एक दूसरा अभ्यास है, पैराशूट। तो उड़ते हुई चीजों को देखने का अभ्यास। जो हम, जिस भाव से हम देखेंगे वो चीज वैसी दिखेगी। जिस भाव से हम चीजों को देखते हैं वैसी वो हम दिखेगी। अगर हम उड़ते हुए कोई चीज को देख रहे हैं, उड़न तश्करी कुछ भी, तो हमें अनुभव, अगर हमारी चेतना में जो अनुभव है वो वहां दिखेगा। जैसे एक इंग्लिश लेखक ने लिखा है अपनी कविता में कि उसको किसी से प्रेम है, तो वो जो प्रेयसी है उस पर कविता लिखता है ना, कवि है पहले से, तो वो लिखता है, तुम्हारा चेहरा उस चांद की तरह है। कितना सुंदर। वो जो चांद है ना, वो बस उसमें मैं तुमको देखता हूं।
बेदाग जैसा चांद है वैसा मैं तुमको देखता हूं। फिर वही कवि एक बार जंगल में गया, भटक गया, 3 दिन तक भूखा प्यासा, कुछ भी खाने को नहीं है, वहां कविता लिखी, चांद में उसे रोटी दिख रही है आज। आज वो गोल जो चांद है ना, उसमें क्या हो गई? रोटी। अब वो खो गई। जो चेतना में गड़ा है वही बाहर प्रक्षेपित होता है। जो चेतना में है दैट विल बी एन आउटवर्ड प्रोजेक्शन। जिसकी आंखों में काम विकार है उसको देह में काम दिखेगा, जिसकी आंखों में शुद्ध सौंदर्य है, पवित्रता है, उसको पवित्रता दिखेगी। ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, जस्ट लाइक लस्ट इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। किसी के लिए वो भोग की वस्तु है शरीर, तो किसी योगी और तपस्वी के लिए वो एक लोंदा, एक मिट्टी का, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। किसी के लिए मुर्दा है वो देह, किसी के लिए वो भोग की वस्तु है, जिसको पाने के लिए सारा जीवन लगा देता है, फिर भी नहीं मिलती। तो क्या विधि है? देखना। किसको देखेंगे? उड़ते हुए पंछियों को देखना, उड़ती जो चीज है उसको देखना। उसके बाद और क्या विधि है देह के तल पर उड़ने का अनुभव करने के लिए? विजुअलाइजेशन, अपने आप को ही उड़ते देखना। क्या देखेंगे? अपने आप को ही उड़ता हुआ देखेंगे। अगला था, ये था ए, फिर अगला फिर से बी, बंधन नहीं। फरिश्ता अर्थात बाबा। बोझ नहीं, आर्ट, बंधन नहीं, कोई भी बंधन नहीं, कोई भी बंधन नहीं, किसी भी तरह का सूक्ष्म भी बंधन नहीं। क्योंकि बंधन होगा तो उड़ने नहीं देगा। कोई सलाख, वो कहा ना, वो मित्र बैठते हैं रात भर चप्पू चलाते रहते हैं, लंगर खोला ही नहीं, कहीं ना कहीं बंधन है, अटका हुआ है, रात भर चलाते रहे, रात भर चलाते रहे। भांग भवानी नगरी, कैलाश, काशी, भांग भवानी नगरी, भांग पी ली और चलाते रहे चप्पू, और सारे पिए हुए हैं। सुबह उठा तो पता नहीं, उनको लगा कहां पहुंच गए होंगे, हम देख रहे तो वही है। तो तीसरा बंधन नहीं, और लास्ट ए, आकर्षण नहीं। फरिश्ता अर्थात कोई चीज उसे आकर्षित नहीं कर पाती, कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर पाती, खुद आकर्षण मूर्त है, कोई चीज उसे खींचती नहीं है। इसके लिए ये अध्ययन करना है कि मुझे सबसे ज्यादा आकर्षण किस बात का है, और उस चीज को खत्म करते जाना है। ये आकर्षण क्यों है? आकर्षण है, शायद हम उस चीज से भागते, जैसे इस व्यक्ति से मुझे आकर्षण, मैं उसको देखना नहीं चाहता, उससे भागना नहीं है, आंखों में आंखें डाल के देखो उसके, क्यों है वो आकर्षण, किस बात का आकर्षण है? देह का है, किसी गुण का है, किसी विशेषता का है, उसके स्वभाव का है, उसके की हुई मदद का है, उसने किए हुए उपकार का है? किस बात का आकर्षण है और क्यों है यह आकर्षण? आकर्षण है तो माया आएगी, वहां पे राग है तो वो जो वस्तु चली जाएगी तो दुख होगा। फिर इसके लिए ये सन्यास का मार्ग है, ये कांटों का मार्ग है, अंगारों का मार्ग है। दुख होगा इसमें, अगर ये सब में फंसोगे तो। इसमें तो ये सारी चीजों को छोड़ देना पड़ता है। आकर्षण, इसके पहले भी बताया था, स्वामी विवेकानंद के आश्रम में एक सन्यासी था, उनका गुरु भाई बार बार जाता था अपनी माँ से मिलने। कभी कुछ कारण से, कभी कुछ कारण से, कभी वो बीमार है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। उन्होंने कहा, आई डोंट वांट एम्बिग्यूअस टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज हु आर हाफ हाउस होल्डर्स एंड हाफ मंक्स, आउट। मुझे ऐसे संदिग्ध लोग नहीं चाहिए जो आधे सन्यासी है और आधे गृहस्थी है, एक तो इधर या उधर, आउट। घर जाओ, उसकी सेवा करते बैठो, जो करना है उधर करो, इधर नहीं आना। वो तो और फंसेगा। तो 4 चीजें आज। पहला, बोझ नहीं। दूसरा, आर्ट ऑफ फ्लाइंग। तो फ्लाइंग का अभ्यास करना है, ठीक है निखिलेश भाई, फ्लाइंग वाला चित्र भी बना देना। हाँ, दूसरी एक विधि है ड्राइंग, उड़ती हुई चीजों का चित्र बनाना। जो जो चीजें उड़ती है उनका चित्र बनाना, सोचना कौन कौन सी चीजें, और अपने आप को उसके जैसा अनुभव करना, जैसे पंछी है। और
शरीर के तल पर अनुभव होनी चाहिए, ये बात को भूलना नहीं है। जो भी अध्यात्म में हम अनुभव करें वो देह के तल पर उसको कन्वर्ट करो तो ही कुछ अनुभव होगा। जैसे कोई देवी का अनुभव कराना है तो देखो कि अपना हाथ ऐसे करो और भगत सामने है, देखो। योग के कमरे में नहीं, अपने कमरे में जाके करना, वास्तव में अनुभव करके देखना है कि। और जो देवी होती है मूर्ति हिलती है क्या? हाँ, तो आज एक दूसरा काम दे रहे, हिलना मना है। ऐसे बैठकर ऐसा हाथ, आंखें बंद या आंखें खुली, जो भी, दीवार के सामने बैठ के करो। जो दीवार है ना, बैठ जाओ नीचे। और कितना समय तक यही मुद्रा में हम रह सकते हैं, यह है देह के तल पर अनुभव, शरीर के तल पर अनुभव। मैं कौन हूं? दुर्गा, दुर्गुणों को हटाने वाली। मैं कौन हूं? काली, संतोषी। जो भी अनुभव है शरीर के तल पर गहन अनुभव होने चाहिए। और उसके साथ अगर कपड़ों को जोड़ दिया जाए तो और पावरफुल अनुभव होता है। सोले पे सुहागा, कोई भी अनुभव उसको शरीर के तल पर अनुभव करने हैं तो वो परमानेंट रहेंगे। ऐसा हाथ 1 घंटा रख के देखो, ये भूलेगा नहीं कभी दर्द। फिर पता चलेगा क्या है, ऐसा लगेगा रखो, अब इसको रखो, पर अलार्म लगा के रखो 20 मिनट्स। पहला बोझ नहीं, दूसरा आर्ट ऑफ फ्लाइंग, तीसरा बंधन नहीं, चौथा आकर्षण नहीं। ये तो हो गया आज का। अब आज का मुख्य पुरुषार्थ कौन सा? भोजन का। कल किया सबने? क्या दिखा? रोटी दिखी या कुछ किसी का चेहरा दिखा था? आज का भोजन का मुख्य पुरुषार्थ। योग के तीन चीजें हैं, एक है योगी, एक है भोगी, एक है रोगी। एक है योगी, एक है भोगी, एक है रोगी। अब हम अपने आप को किस कैटेगरी में डालना है वो सोच लेना है। प्रयोगी थोड़े आगे की बात है, वो उसके इधर है। तो 3 आज का पुरुषार्थ है ब्रेड। ब्रेड 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 माना ब्रेड। ब्रेड मनुष्य ने निर्माण किया हुआ एक ऐसा ये प्रोडक्ट है जो कि हमारा आहार नहीं है। क्या है उसमें? उसमें वो सब चीजें हैं जो शरीर को भारी करती है। उसमें क्या क्या है? चलो फर्स्ट फोकस ऑन दैट। व्हीट, या तो गेहूं, या तो मैदा, ईस्ट। और क्या है उसमें? उसमें सॉल्ट, हाई क्वांटिटी सॉल्ट। और क्या है उसमें? तेल, चीनी। ये सारी जो चीजें हैं ये सब मशीन से गुजारी हुई व्हीट, वो भी रिफाइंड व्हीट। मैदा क्या है? सबसे खतरनाक चीज है मैदा, व्हीट, ग्लूटेन। वो चिपकता है आंतों को, आंतों में चिपका हुआ रहता है, सड़ता है, वहां पर भारी कर देता है। और ये सब तो इतना काफी नहीं है, वेरी हाई टेम्परेचर से गुजारा जाता है इसको। कितना टेम्परेचर रहता है? 100, 200, 400 तक। उतना हाई टेम्परेचर से ये जब जाता है तब जाके क्या बनता है? व्हीट ब्रेड। टेस्ट आ जाती है उसमें, बट वो दांतों को चिपकता है, आंतों को चिपकता है। भोजन 2 प्रकार के हैं, एक कॉन्स्टिपेटिंग फूड, एक नॉन कॉन्स्टिपेटिंग फूड। कॉन्स्टिपेटिंग फूड अर्थात कब्ज करने वाले। ब्रेड कब्ज करने वाला है। 30 दिन रोज ब्रेड खाओ, रोज ब्रेड खाओ, रोज ब्रेड खाओ, और फिर बंद कर दो, फिर देखो क्या होता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट, 30 दिन खाओ ही नहीं ब्रेड को, एक बार भी नहीं, फिर खा के देखो, शरीर रिएक्ट करेगा, उसको चाहिए ही नहीं, बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा वो। जो रोगी होगा, नहीं, जो योगी होगा वो सदा के लिए छोड़ देगा। जो भोगी होगा वो महीने में 2-3 बार खा लेगा, चलता है करके। और जो रोगी होगा वो रोज खाएगा, और जो महारोगी होगा वो दिन में कई बार खाएगा। और एक चीज, ये तो फर्स्ट, सेकंड, कम टू द सेकंड पॉइंट, ब्रेड इज एडिक्टिव।
ब्रेड अट्रैक्ट्स ब्रेड। एक बार खा लिया तो वो और अट्रैक्ट करेगा। एक खाने से पेट नहीं भरता है, मन कहता है और खाऊं और खाऊं और खाऊं, और अभी खा लिया तो दोपहर को खाना है, फिर एक पैकेट अपने कमरे में रख दूं, कभी इमरजेंसी में काम आएगा तो। और ये सेकंड थर्ड, ब्रेड अकेला नहीं जाता है, अपने साथ दूसरे लुटेरों को लेके आता है। ब्रेड लुटेरों का समूह है। क्या क्या लेके आता है अपने साथ? किस किस को? जैम, बटर, चाय, पीनट बटर, सब कुछ लेके आता है वो। सब लेके आता है। आज हमारे दो पुरुषार्थ है, एक ब्रेड और उसका एक बहुत बड़ा भाई है बिस्कुट। बिस्कुट तो लुटेरों का समूह है, डालडा, सब कुछ है उसमें, एडिक्टिव है। एक बार खाए तो बेचैनी उठती है, क्योंकि वो चाहिए फिर। कोई भी बिस्किट, कहीं का भी बिस्किट, कैसा भी बिस्किट, ब्रेड इज डेंजरस। इस सदी में बहुत पहले एक व्यक्ति ने ब्रेड के लिए देखो क्या लिखा है। उन्हीं विदेशियों में से एक है, ब्रेड ईटिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। अभिशाप है ब्रेड भविष्य जीवन में। ये अमेरिका का व्यक्ति लिख रहा है, जिसने अमेरिका के लोगों को स्टडी की। क्या करता है? इट्स अ वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अर्थात तुरंत शुगर को बढ़ाने वाला है ये, क्योंकि पाउडर फॉर्म में है वो सारा ग्रेन्स। शुगर को बढ़ाने वाला, एलडीएच बढ़ाने वाला है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला है वो। शुगर है उसमें, बहुत फास्ट शुगर बढ़ता है। मोटापा बढ़ाने वाला है। वजन जिनका ज्यादा है, वजन ज्यादा, अनुभव। अच्छा, फरिश्ते उड़ने की और एक विधि लिखो, वजन कम होना चाहिए। जो पतले दुबले हैं वही अनुभव कर सकते, जो मोटे हैं कैसे अनुभव करेंगे? शरीर में इतनी जड़ता है, इतनी स्थूलता है, फरिश्ते का कैसे अनुभव कर पाएंगे? फरिश्ता अनुभव करने के लिए शरीर कैसा चाहिए? पतला दुबला चाहिए। Mixed indiscriminately with all classes of food and taken in addition to much other starch food, bread is one of the chief causes of our woe. हमारे दुखों का मुख्य कारण ये ब्रेड है, और उसमें खनिज तत्व, मिनरल्स बहुत सारे नष्ट हो चुके हैं। जो हम खा रहे हैं उसमें से क्या मिल रहा है? स्वाद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिल रहा है। खनिज तत्व उसमें से खत्म हो चुके हैं। और बचपन से बच्चों को क्या खिलाया जाता है? खाओ ब्रेड खाओ, पाव खाओ, ब्रेड खाओ, बिस्किट खाओ, टोस्ट खाओ, खाओ, बस खाते ही रहो। फिर पर अभी ये सारा जो है रिफाइंड, जो अनाज मशीनों से गुजारा जाता है, नंगा हो जाता है, लुट जाता है। ऐसे लुटा हुआ आहार हम अपने शरीर में दाएं, वो पोषण कर रहा है या शोषण? शोषण। कब्ज होता है, ब्रेड खाओ दिन भर में, ब्लॉक, बैठे रहो 1 घंटा अंदर, ब्लॉक, इट्स कॉन्स्टिपेटिंग। छोड़ के देखो 30 दिन, और उसके बाद में 30 दिन खाना ही नहीं बिल्कुल, और 30 दिन के बाद खाओ, फिर देखो हालत कैसी होती है, खराब। क्योंकि शरीर उसको रिजेक्ट करता है, हमारा है ही नहीं है, हमने जबरदस्ती अडेप्ट कर रखा है उसको। खाए जा रहे। सुबह उठ के कई लोगों को ब्रेड खाने की आदत है, फिर ब्रेड पे बटर लगाते हैं, जैम लगाते हैं। ये जैम कितना खतरनाक है। सब लोग क्या क्या लगाते हैं, और सबसे निकृष्ट जंक फूड, और कहते हैं ये खाने में बड़ा ही हल्का लगता है, पर सबसे पचाने में सबसे भारी है। और सबसे निकृष्ट जंक फूड सैंडविच। ट्रैवल में जा रहे हैं सैंडविच खाओ, और उसमें फिर पनीर, और उसमें दूध, और उसमें क्या क्या। और ब्रेड के कितने प्रकार है? ढेर सारे। एक है व्हीट वाला, एक है कहते हैं, एक है ब्राउन ब्रेड, वो थोड़ा अच्छा है ऐसा कहते हैं, एक है मल्टीग्रेन, वो थोड़ा अच्छा है, पर सब में कहीं ना कहीं मैदा तो है ही। मैदा क्या करता है? चिपकता है वो। एक बार खा लो वो चिपका रहता है, वो निकलता नहीं है, वहां पे सड़ते रहता है अंदर। और ये छोड़ना एक जीत है, चेतना की जीत होगी। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, कुछ ना कुछ होते ही रहेगा, ये अगर चालू रहा तो। और उसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है बहुत कम है। ग्लूटेन है जो चिपकता है, बहुत सारी एडिशनल चीजें उसमें आ जाती है। और ये तो हो गया एक पक्ष। जो छोड़ेगा फाइनेंशियली फायदा है, पैसे बचेंगे। दूसरा बीमारियों से बचेगा,
समय, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, समय बचेगा। उसके बाद में ये जो बिस्किट है ना, इसमें थोड़ी श्रीमत टूटती है। अरे बिस्किट तो मशीन मेड है, हम तो खा सकते हैं, अभी अभी ज्ञान में आए, वो चालू है सब खाना। और कभी कभी बाहर का भी खा लेंगे, कोई देगा बिस्किट खाओ, खा लिया बिस्किट, बिस्किट खाते रहो खाते रहो खाते रहो, दिन भर खाते रहो, देखो क्या होता है। रोज बिस्किट ही खाते रहो दिन भर, उसमें शुगर है, शुगर में भी एडिक्शन है, पकाया हुआ उसमें भी एडिक्शन है। और फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला, कैसे उड़ेगा बिस्किट खाने वाला, कैसे उड़ेगा ब्रेड खाने वाला। वो कहते हैं हाँ, मैंने इसलिए 3 कैटेगरी बताई है। योगी अर्थात छोड़ दिया, अब देखना ही नहीं है, संकल्प ही खत्म, हमारा काम ही नहीं। उसमें फिर सुगंध भी है, सुगंध खींचता है, वो वहां से जाओ, अर्थात इंद्रिय आकर्षित हो रही है। योगी अर्थात जितेंद्रिय, जितेंद्रिय कहाँ रहा फिर, क्योंकि इंद्रिया स्वाद की इंद्रिय, सुगंध की इंद्रिया, गंध आकर्षित हो रहा है, और वो स्वाद खींचता है, वो गंध खींचते रहता है, उसकी याद आती है। जैसे ही बेकरी के पास से गुजरो वो खींचेगा। भोगी अर्थात बीच बीच में हम कभी कभी खा लेते, ठीक है, एक्सेप्टेड, जिसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है वो खा सकते, पर फिर कैटेगरी कौन सी होगी, भोगी होगी, भोग रहे ना, इसलिए तो ये अच्छा लगता है ना, ले लो फिर टाइटल, इट्स फाइन, चलने दो, फिर हफ्ते में 1 बार खा लो, 2 बार खा लो, हेल्थ के लिए अच्छा है, ऐसा है वैसा है, हमको तो इसने बोला, हमारा तो ऐसा वैसा, ढेर सारी चीजें हैं। रोगी जिसको बनना है वो डेली डेली बटर लगाओ और खाओ, और जिसको महारोगी बनना है वो सुबह दोपहर शाम 3 बार खा लो। आज लास्ट, इसके बाद कभी नहीं खाएंगे। ऐसा होता है क्या? मन के छलावे को तो जानते ही होंगे, कैसा छलता है मन। 6 महीने नहीं खाते, बाबा के हाथ बाहर के लोग नहीं खाते, मधुबन में आओ तो बहुत सारी स्टडीज की गई है, जो बच्चे हाफ ऑफ द चिल्ड्रन हु ग्रो अप ब्रेड कंज्यूमिंग, और ब्रेड तो अमेरिका में तो जैसे दिन रात खाई जाती है इतनी, और सारे लोगों का कोलेस्ट्रॉल, सारे लोगों को हार्ट डिसीज, सारे लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक की संख्या ज्यादा है। ये दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज ऑफ वो दुख। क्योंकि उसमें ये क्या है, जो यहाँ की जिसको ब्रेड खाने की आदत है, अब वो बाहर चला गया, फिर उसको मुरली की वो पॉइंट आती है, यदि तुमको कुछ नहीं मिला तो पाव रोटी खा लो, तो वो जाएगा दुकान में खरीद के लेके आएगा और फिर जोड़ेगा, हाँ बाबा ने तो कहा है, बाबा ये खा सकते हैं, जब कुछ भी नहीं। अरे फ्रूट्स क्या कमी है क्या? जो जितने न्यूट्रिशन फ्रूट्स में है, इसमें तो सब मर गया है, सब कुछ जला हुआ है। 400 डिग्री टेम्परेचर तक जाती है ब्रेड, उसमें वो देखो आप, टेम्परेचर्स एट विच ब्रेड्स आर बेक्ड, एक आर्टिकल है, पूरा आर्टिकल है, उसमें क्या क्या डालो, कितने कितने पे बेकिंग करना होता है, सब कुछ बेक्ड है ये। तो कितना हाई डिग्री, हाथ डाल के देखो 200 डिग्री टेम्परेचर में क्या होता है हाथ का, मशीन में जो पकाती है पूरी काली हो जाती है। हाँ, ऐसे कहा जाता है कि ब्रेड जो वो फ्रीज में रख देते हैं अमेरिका वाले, एक बार ठंड ज्यादा होती है, बाहर बना नहीं सकते, इसलिए खाते हैं। फ्रूट्स खाओ, वो तो कुछ भी कारण दे, इसलिए तो इतने बीमार है, कितने भी कारण थे। हाफ ऑफ द 90% ऑफ द कन्विक्टेड फेलन्स आर ब्रेड यूजर्स, जो क्रिमिनल्स थे उसमें से 98% ब्रेड यूजर्स थे। हाफ ऑफ द चिल्ड्रन हु ग्रो अप इन ब्रेड कंज्यूमिंग हाउस होल्ड स्कोर बिलो एवरेज, अपनी एग्जाम्स में कम मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी है उसने, बहुत सारी चीजें, वायलेंट क्राइम से लेके एडिक्शन से लेके ढेर सारे गेटवे टू फूड आइटम्स। और वो अकेला नहीं आता है, जेली आएगी, बटर आएगा, क्या क्या आएगा उसके साथ में। दूसरा, ब्रेड जब खाएंगे तो प्यास लगेगी, बहुत एब्जॉर्ब करती है ब्रेड पानी को, बहुत प्यास लगेगी दिन रात प्यास। उसके बाद में न्यूबॉर्न बेबीज, बच्चे, ये सारा जो है ना, बॉडी पूरा से ये हो जाती है इसमें। और ये किस कैटेगरी में आता है? सतो रजो तमो, चलो इसमें आ जाओ। सात्विक में आता है, सात्विक आहार, देवता है बैठे हुए, जेम लगा रहे हैं, जेली लगा रहे हैं, उसमें एडिटिव्स है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स है। और दूसरी चीज, ये अम्लकारक है, एसिडिक फूड है ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये खा लिया और कोई एसिडिटी ना हो। डकारे आती रहेगी, कुछ ना कुछ होते रहे, अपच, डकारे, स्टमक फ्लू, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, कुछ ना कुछ तो होगा। और जड़ता, एक भारीपन। और ब्रेड खाने वाला व्यक्ति को दोपहर को नींद तो चाहिए ही चाहिए,
दोपहर में नींद आएगी, क्योंकि ये सारी चीजें उसमें, वीट है, ये है, और क्या मिल क्या रहा है, खनिज तत्व कितने हैं, कितने उसमें विटामिन है, बहुत कम, कितना उसमें मिनरल्स है, सब कुछ तो नष्ट हो चुका है, कितना न्यूट्रिशन उसमें, कुछ भी नहीं। तो आज का क्या संकल्प है? भोगी, योगी या रोगी या महारोगी? और महान आत्माएं एक ही बार संकल्प करती है, जो चीज एक बार छोड़ दी फिर उसके तरफ देखेगी भी नहीं। सारी दुनिया की ब्रेड आके, बिस्किट आके, बेकरी आके आंखों के सामने पड़ा रहे, कुछ नहीं। कुत्तों को अगर मारना है तो उनको बिस्किट रोज खिलाया करो, मर जाएंगे एक दिन। बिस्किट खिलाते हैं रुक रुक के, बुला बुला करके, क्या उसका आहार है वो? डॉक्टर्स ऑल्सो प्रिस्क्राइब, दे ऑल्सो से इट इज वेरी न्यूट्रिशन। आप टाइप करो गूगल में बेनिफिट्स ऑफ ब्रेड, तो वो पूरा 10 पॉइंट्स आ जाएंगे उसके, ढेर सारी चीजें हैं ऐसी। बट आफ्टर स्टडिंग एवरीथिंग आई एम टॉकिंग दिस, जो मैं बोल रहा हूं वो ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। एक एक चीज, उसके फायदों की बहुत सारी लिस्ट, आप मुझे मेडिकल फायदे भी पूछेंगे तो मैं वो भी बता सकता हूं, उसकी एक सेपरेट बुक। इस पर तो एक टॉपिक 4 घंटा इसी पर बोला जा सकता है, केवल ऑन दिस वन टॉपिक। बट हम लोग कौन है? स्पिरिचुअल साधक है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम पर्वतारोही है। हमें सात्विक आहार की तरफ जाना है, पौष्टिक आहार की तरफ जाना है, ऐसा आहार जो शरीर को हल्का रखे, जिसमें ऊर्जा है, जिसमें मोटापा ना हो। ब्रेड खाते रहो, देखो वजन कैसा बढ़ता है। ब्रेड खाते रहो, कोलेस्ट्रॉल देखो कैसा बढ़ता है। ब्रेड खाते रहो, बीपी आएगा, शुगर आएगा। जो शुगर जिसको है वो भी ब्रेड खाते रहते, शुगर कभी कंट्रोल में नहीं होगा, कुछ ना कुछ होते रहेगा। कॉन्स्टिपेशन रहेगा। टाइम कितना वेस्ट होता है कॉन्स्टिपेशन में ये चूरन, वो चूरन, इधर का लाओ, उधर का लाओ, ये कितने क्या क्या खाते रहते फिर भी फिर पूछेंगे इससे और इससे खाने, इसका करूं, उसका करूं, खाली डॉक्टर शॉपिंग चालू रहती है। कोई नया डॉक्टर मिला कि पकड़ो उसको, आयुर्वेदिक वाला, ये होम्योपैथी वाला, नेचुरोपैथी वाला। ये कोई पैथी नहीं है, हम जीवन शैली है, ये हमारे जीवन शैली में है ही नहीं। हमारा जीवन ये खाने के, फ्रूट खाओ, एप्पल खाओ, फाइबर है इसमें, कितना कम फाइबर है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है जो टेस्ट के अतिरिक्त। ग्लूटेन वेरी डेंजरस, सीलियाक डिसीजेस, क्या कुछ नहीं है। और सबसे पहला योगी के लिए जीत होगी, योगी कर्मेंद्रिय जीत बनेगा यहाँ पर। योगी एक एडिक्शन को जो मुक्त होगा, दूसरे एडिक्शन, जिसने इसको छोड़ा उसके मन में कहीं गहरे में काम विकार है, काम विकार से जीतने की भी शक्ति आ जाएगी उसमें, क्योंकि उसने इसको जीता है। एक को जीतेगा तो बाकी चीज जीतने की पावर आएगी। तो केवल ये हेल्थ वाली बात नहीं है, फाइनेंशियल वाली बात नहीं है, टाइम वाली बात नहीं है। टाइम कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा व्यक्ति का। यहाँ तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। बीमारियों से व्यक्ति जो मुक्त है, उसको सोचो कितनी पावर है, कितना टाइम है उसके पास पुरुषार्थ करने के लिए। जो बीमार है पुरुषार्थ कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता, डाउन हो जाता है। भारीपन, जड़ता, स्थूलता, नींद, ये सब आएगा, क्योंकि वो हेवी अनाज, वो भी मशीन से गुजारा हुआ, उसमें कितनी सारी चीजें मिलाई हुई है, इतना हेवी टेम्परेचर से गुजारा हुआ है, तो शरीर उसको स्वीकार नहीं करता है। पर शरीर को जो खिलाओ धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, इसके लिए बेचारा करते रहता है और जमा होते रहता है, निकलता भी नहीं, फर्मेंट होते रहता है, सड़ता है अंदर, और फिर बीमारियां होती है, और फिर हम दोष देते हैं ये वायरस, वो बैक्टीरिया। तो आज का भोजन का ब्रेड एंड बिस्किट ये चलता है। ब्रेड, बिस्किट, बर्गर, पिज्जा, पाव। हाँ, उसमें कहेंगे अरे एक बार तो बनती है, मैं 2 महीने में पाव भाजी, तो खाओ। मैंने कहा नहीं खाओ, पर वो कैटेगरी ये है फिर, बस ये स्टैंप लगा देना, फिर खाना। स्टैंप लगेगा भोगी का, योगी, भोगी, रोगी, महारोगी। ठीक है। अच्छा, अभी जिसको बिल्कुल ये कहते हैं सब फालतू है, वो प्रयोग करके देखना। 7 दिन तक ब्रेड नहीं खाओ, और 7 दिन के बाद ब्रेड खाओ, कैसी उल्टियां चालू होती है, क्या क्या हो जाएगा, बिल्कुल शरीर कहेगा, रिजेक्ट कर देगा उसको। ये हमारा वास्तविक स्वरूप है, हमारा स्वरूप है। ये तो अभी अभी बना है सब, ये कुछ सालों में, कुछ 100-200, ये पहले ऐसा सब नहीं था। ठीक है। ओम शांति।